हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम सिंथेटिक पॉलीमर। राइट, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि पॉलीइथीन क्या होता है, उसके टाइप क्या है। फिर आप लोगों ने बहुत सारे पॉलीमर वहाँ पर पढ़े, टेफ्लॉन की स्टडी हमने की, बराबर। फिर उसके बाद पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की स्टडी आप लोगों ने की। आप लोगों ने नायलॉन 6 नायलॉन 6 एंड देन पॉलिस्टर, ये भी पॉलीमर्स के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन पढ़ के रखे हैं। ये सारे के सारे पॉलीमर्स को अगर आप देखते हैं तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट पॉलीमर्स नहीं थे, बहुत सिंपल रिएक्शंस उसमें अप्लाई होती है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से बड़े पॉलीमर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो पॉलीमर है ये है बेकेलाइट। राइट, बेकेलाइट। अगर हम लोग बेकेलाइट को देखें तो बेकेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसे हम लोग ये नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब इसे अगर हम लोग ठीक से सोचे तो मोनोमर्स मिल गए। एक जो मोनोमर है ये कौन सा है, फिनॉल, और दूसरा जो है वो कौन सा दिख रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। इसे एसिड या फिर बेस के द्वारा हम लोग कैटलाइज कर सकते हैं, और फिर इसे हीट जब करते हैं तो आप लोगों को एक लीनियर पॉलीमर पहले मिलता है, एक लीनियर पॉलीमर पहले मिलता है जिसका नाम होता है नोवोलॉक। इसका नाम क्या होता है, नोवोलॉक। और ये जो नोवोलॉक है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर। राइट, पेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड जब आगे क्रॉस लिंकिंग होती है, आगे जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट कंटिन्यूस करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग होती है, और क्रॉस लिंकिंग होने के बाद हमें मिलता है बेकेलाइट। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन होता है कैसे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली इससे हम लोग 3 अलग अलग स्टेप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, जो फिनॉल है, क्या हम लोग फिनॉल को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, एंड हर जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। राइट, जब फिनॉल की रिएक्शन आप लोग कैरी आउट करते हो विथ फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज HCHO, ऐसा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। आज हम लोगों ने CH2O लिखा है। इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड और अल्कली, इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है एसिड या फिर अल्कली। तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है सबसे पहले तो ये ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा। देखिए क्या हुआ होगा, इस केस में क्या हुआ होगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ। इसे अगर हम लोग देखें तो इसे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल हम लोग कह सकते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कैसे, ये देखिए ये है फिनॉल, राइट, एंड ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल। सर हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसा मिथाइल ग्रुप जिसमें से एक हाइड्रोजन निकला और वो OH लगा, तो मिथाइल का फॉर्मूला CH3, एक हाइड्रोजन निकला CH2 हो गया, उसकी जगह पे OH आ गया। राइट, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। नाउ यहाँ पर ये रिएक्शन रुकती नहीं, जितने भी पोजीशंस है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, उन हर जगह पर ये रिएक्शन हो सकती है। जैसे ये देखिए, इसे अगर हम लोग देखें तो ऑर्थो पैरा डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल नहीं कह सकते क्या, इनफैक्ट इसे डाईहाइड्रोक्सी कहने के बजाय बिस वाला सिस्टम यूज किया जाता है। एंड एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि सर जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है इन सब पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप इंसर्ट हो गया। देखिए इन सब पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ये इसके प्रिपरेशन की पहली स्टेप होती है। तो फिनॉल ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट हुआ तो आप लोगों को कई सारे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल्स मिलते हैं। एंड इसमें ये जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड, इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है इसका, तो इसका जब लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है तो इन दैट केस आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट आता है, और इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है CH2, फिर से दूसरे के साथ जोड़ दीजिए,
फिर से आएगा CH2, ये फिर से जुड़ता रहेगा, राइट। यहाँ पर लगेगा CH2 और ये लिंकिंग कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ पर भी प्रेजेंट है CH2, ये लिंकिंग कंटिन्यूस है। ये जो लीनियर पॉलीमर है इसे हम लोग कहते हैं नोवलॉक। क्या कहते हैं इसे? नोवलॉक। और इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट इंडस्ट्री में करते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। ये हो गई इसका स्टेप नंबर 2। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तो ये जो नोवलॉक है, इस नोवलॉक में बहुत सारे क्रॉस लिंकिंग्स आ जाते हैं। कैसे? इसका जब फिर से पॉलीमराइजेशन कंटिन्यूस करते हम लोग, पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू जब करते हैं तो इसमें क्रॉस लिंकिंग कैसे आती है, देखिए बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। यह है OH ग्रुप। आप लोगों ने देखा है कि सर इसका तो पॉलीमराइजेशन ऐसे हो रहा है, राइट। इसका पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर है OH, यहाँ पर CH2 रहेगा, यहाँ पर फिर से लगेगी रिंग, ये OH, यहाँ पर CH2, ये लिंकिंग कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सर ये भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस हो सकती है। अगर नहीं भी है तो इसमें हम लोग क्रॉस लिंकिंग दिखा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर ये CH2 है, ये दूसरे रिंग के साथ जुड़ा होगा, ये देखिए यहाँ पर CH2 होगा, राइट। ये इसके साथ जुड़ सकता है फिर से, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 है, इसे आप लोग कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। इतना स्ट्रक्चर लिखिए या ना लिखिए, फिर से इसे आगे दिखाइए। अब ये फिर से किसके साथ जुड़ता रहेगा? CH2 के साथ। यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग भी आती है। यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग कैसे आएगी जरा सोचिए। अब क्रॉस लिंकिंग, यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ 2 लेयर्स को आपस में जोड़ दिया, लेकिन इसमें क्रॉस लिंकिंग भी आती है। कैसे क्रॉस लिंकिंग आ सकती है? तो सर यहाँ पर देखिए CH2 ये पॉलीमराइज होता रहेगा, ये CH2 पॉलीमराइज होता रहेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ ऐसे सोचो। एंड अगर आप लोग इस चेन को देखो तो इस चेन में जैसे एक स्ट्रक्चर हम लोग इसका ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सपोज करिए कि मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया तो ये OH ग्रुप इधर लगा देता हूँ, तो सर CH2 इस साइड में जुड़ जाएंगे। हाँ, ये देखिए क्रॉस लिंकिंग कंटिन्यूस हो जाएगी। ऐसा एक बड़ा सा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिला, इसे हम लोग इतना ही लिखे तब भी चलेगा, राइट। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग पूरा पेज भर के दिखा सकते हो वैल्यूअर को कि सर पूरा का पूरा बैकेलाइट ऐसा दिखेगा। तो ये है बैकेलाइट। ये जो पॉलीमर आपके सामने बन के आया, इसे आप लोग कहेंगे बैकेलाइट। दिस इज बैकेलाइट। और ये जो बैकेलाइट है, ये एक थर्मोसेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि बैकेलाइट इस कैटेगरी में जाता है, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब इसे हम लोग हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बनाने के बाद प्रोसेस करते हैं, तो इसके बाद ये रिमोल्ड नहीं होता, इट बिकम्स हार्ड, इनफ्यूजिबल बन जाता है। एंड इसका इस्तेमाल अगर हम लोग देखें तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह मिलता है। जैसे कॉमनली हमारे घर में ये किचन वेयर्स के अंदर बहुत दिखता है। कैसे? तो जो प्रेशर कुकर का हैंडल है या फिर फ्राइंग पैन का हैंडल है, तो ऐसे मटेरियल्स को बनाने के लिए हम लोग बैकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह होती है, उसके हैंडल में एक प्लास्टिक समान मटेरियल लगा होता है, वो है बैकेलाइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शर्ट के बटन्स, हेयर कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सो दिस इज अबाउट द बैकेलाइट। देन हम लोग चलते हैं दूसरे पॉलीमर की तरफ, दैट इज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। हम लोग आजकल जो अपने घर में फर्नीचर्स वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर कई सारी अच्छी कोटिंग की शीट लगाते हैं। जैसे इस समय ये बोर्ड के ऊपर है, राइट। इसे माइका शीट कहते हैं। इनफैक्ट ये माइका नहीं है, इसे हम लोग फॉर्मिका शीट कहते हैं। इनफैक्ट फॉर्माइका इसे कहा जाता है। तो ये जो शीट है, ये शीट बनी होती है इस पॉलीमर की। इतना ही नहीं, तो हमारे किचन के अंदर जो प्लास्टिक के किचन वेयर्स है, अनब्रेकेबल है या फिर काफ़ी मजबूत है, ये सारे के सारे बने होते हैं इसके, दैट इज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि मोनोमर्स क्या होंगे, तो नाम से पता चलता है कि एक जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? मेलामिन।
और दूसरा जो होगा ये कैसा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। अब इसके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है मेलामिन का। एंड इसके रिएक्शन जब आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है। कैसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैं भेज देता हूँ इस ऑक्सीजन के पास, तो ये CH2OH के रूप में किसके पास जुड़ जाएगा, यहाँ। तो ज़रा सोचिए, आप लोगों के सामने जो इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड की जिसकी बात चल रही है, वो कैसा दिखेगा, तो वो कैसा होना चाहिए। तो सर एक हाइड्रोजन गया तो ये हो गया NH, वो हाइड्रोजन किसके पास गया, यहाँ पर, तो ये हो गया OH, और ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर लगेगा CH2OH। तो सेम इज द केस विद दिस, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। सेम इज द केस हियर ऑल्सो, यहाँ पर लग जाएगा CH2OH, राइट। ये एक इंटरमीडिएट है। एंड जब हम लोग इसे आगे हीट करते हैं, इसी का एक मॉलिक्यूल इसके बाजू में इमेजिन करके देखो, तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसी का एक मॉलिक्यूल इसके बाजू में इमेजिन अगर करके देखे तो यहाँ पे OH है, वहाँ पर हाइड्रोजन है CH2OH भी है, OH वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब ये पॉलीमराइज होता है, तो पॉलीमराइज होते समय आप लोगों को कैसा क्रॉसलिंक पॉलीमर देता है, जरा इसके बारे में देखते हैं। आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि सर NH के बाद CH2 रिपीट हो रहा है CH2 रिपीट। देन इस साइड में अगर आप लोग जाकर देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि सर NH के बाद CH2 और ये फिर क्रॉस लिंक देगा। एंड देन यहाँ पर भी अगर देखें तो NH के ऊपर CH2 आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रॉस लिंक। तो ये जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को आप लोग कहते हो मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जो कि ब्यूटीफुल क्रॉकरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट आर यूज्ड इन आवर किचन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जिसका नाम होता है बुना एस रबर। इसे हम लोग कहते हैं बुना एस रबर। नाउ इसके जो मोनोमर्स है उसमें से एक मोनोमर होता है ब्यूटा 1,3 डाइन, एंड दूसरा जो होता है ये होता है स्टीरिन। ये क्या होता है, स्टीरिन। एंड इनका परसेंटेज अगर देखें तो ये होता है 75% एंड ये होता है 25%। अब यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट सीखने को मिलती है आप लोगों को, वो क्या कि सर यहाँ पर 2 अलग अलग मोनोमर्स है। हाँ, अब ये 2 अलग अलग मोनोमर्स होने के कारण ये किस लिस्ट में चला जाएगा, कोपॉलीमर, राइट। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इलास्टोमर टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा इलास्टिक नेचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो बुना एस रबर है, इट इज़ अ सुपीरियर ओवर नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर से काफ़ी अच्छा होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड देयरफॉर नेचुरल रबर की जगह पर हम लोग आजकल इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली इन द टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री में हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में जहाँ पर जूते चप्पल बनाए जाते हैं, इस इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब चलो देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन होगा कैसे। अगर हम लोग ब्यूटाडाइन की बात करें, 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसा कंपाउंड है, तो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, राइट। एंड स्टीरिन की अगर आप लोग बात करते हैं तो जो स्टीरिन कंपाउंड है ये है ऐसा, जिसे आप लोग फिनाइल इथिन भी कहते हो, राइट। दिस इज स्टीरिन और इसी का नाम होता है फिनाइल इथिन, एंड दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3 डाइन, राइट, ब्यूटा 1,3 डाइन। नाउ इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते तो जैसा हम लोगों ने कहा था कि सर इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे डबल क्वांटिटी में पहले लिख लेते हैं। एक और ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल आपके सामने रख देता हूँ,
ये लीजिए है, ये फिर से ब्यूटाडाइन। अब मैं स्टीरीन का मॉलिक्यूल रखता हूँ, तो स्टीरीन का मॉलिक्यूल तो ये है, ठीक है, आप लोगों ने इससे कहा है स्टीरीन। एंड एक और मॉलिक्यूल मैं रख देता हूँ ब्यूटाडाइन का। देखिए पॉलीमराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन कोपॉलीमराइजेशन होगा। कोपॉलीमराइजेशन मतलब क्या, जिसमें दो अलग अलग मोनोमर्स के बीच में पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। अब सर जब ये पॉलीमराइज होगा तो ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे। सर जब ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो बॉन्डिंग का क्या करेंगे, तो सोचिए इससे इसके साथ तो जुड़ना ही है, चेन को आगे बढ़ाना है, मतलब ये बॉन्ड ओपन करना पड़ेगा, करा देते हैं, ये हो जाएगा CH2। सर कंपलसरी सिंगल बॉन्ड के साथ सबको पहले जोड़ देते हैं, जी हाँ बिल्कुल, इसे जोड़ देते हैं। ये किसके साथ जुड़ने वाला है, इस CH2 के साथ। फिर ये क्या है CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या आ गया CH, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, तो C6H5, यहाँ पर है CH2। सर इस साइड में एक और है, हाँ जोड़ दीजिए CH2 CH CH CH2, ये ऐसा जुड़ गए सारे के सारे। बस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वैलेंसी को देखना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। ये देखिए एक इस कार्बन के 2 बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा बन गया। इसके देखिए 1 2 3, इसके देखिए 1 2 3, सर एक बाकी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। इसे देखिए CH2 दोनों साइड से जुड़ गया, मतलब 4 बॉन्ड हो गए। CH2 दोनों साइड से जुड़ गया, मतलब 4 बॉन्ड हो गए। लेकिन CH के दोनों साइड में एक ज बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। चेक करके देख सकते हैं आप लोग। देन उसके बाद CH2 दोनों साइड से जुड़ गया, CH 1 2 3 और ये 4, ये भी हो गया। सर इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, 3 ही है। तो ये जो पॉलीमर आपके सामने बन के आ गया, इसे आप लोग कहेंगे बुना S, राइट। इसे आप लोग क्या कहते हैं, बुना S। और ये कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, टायर इंडस्ट्री में या फिर जूते चप्पल्स की इंडस्ट्री में, दैट इज शूज़ इंडस्ट्री। और इसे बनाते समय आप लोगों ने ब्यूटाडाइन का परसेंटेज लिया 75 लिया था, 75%, एंड स्टीरीन कितना है, ओनली 25% है। इसके बाद चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट रबर की तरफ, जिसका नाम होता है नियोप्रीन रबर। एंड ये जो नियोप्रीन है, इसका जो मोनोमर होता है, ये मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोरोप्रीन। और ये क्लोरोप्रीन क्या है, तो ये क्लोरोप्रीन होता है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। और इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, यूजेस समझ लेते हैं, फिर रिएक्शन बनाएंगे। ये जो नियोप्रीन होता है, that a neoprene is a resistant towards petroleum. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तरफ ये रेजिस्टेंस दिखाता है। इसके अलावा ऑयल्स के तरफ भी ये रेजिस्टेंस दिखाता है। एंड अबाउट वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स के खिलाफ ये रेजिस्टेंस दिखाता है। इसलिए केमिकल्स को अगर स्टोर कराना है तो हम लोग नियोप्रीन का बना टैंक यूज़ करते हैं। इवन जब हमें पेट्रोल एंड डीजल हम लोग खरीदते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का हॉस पाइप होता है, बराबर है ना। हॉस पाइप जो ब्लैक कलर का होता है, ये बना होता है नियोप्रीन का। तो इसका यूजेस अगर आप लोग देखें तो यू कैन से कि मेन जो यूजेस है इसके, ये है हॉस पाइप्स। उन्हें हॉस पाइप्स कहते हैं। किसके लिए, तो पेट्रोलियम के लिए, बराबर है। इवन हम लोग दूसरे पाइप भी बना सकते हैं सर, जहाँ पर आपको फ्लूइड को ट्रांसफ़र कराना है। पीवीसी जहाँ पर काम नहीं करेगा, जहाँ पर पॉलीथीन का बना हुआ पाइप काम नहीं करेगा, उसकी जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन जो नियोप्रीन है, इस नियोप्रीन के बने हुए जो रबर बेल्ट है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं एज अ कन्वेयर्स। 2 व्हील्स के बीच में जो ब्लैक कलर का बेल्ट घूमते रहता है, वो किसका बना होता है, नियोप्रीन का बना होता है। अब ये नियोप्रीन बनता कैसे है, अगर हम लोग नियोप्रीन की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि इसका मोनोमर है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन तो सर ऐसा स्केलेटन है, सेकेंड पे क्लोरीन है, हाँ, तो इससे कंप्लीट करिए, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर रहेगा CH रहेगा, यहाँ पर CH, ये रहेगा CH2। इसका अगर आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन अगर कर दिया इसका,
तो सर इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये इस साइड से और ये इस साइड से ओपन अप हो जाएगा। हाँ करिए, अगर आप लोगों ने इसके बॉन्डिंग को बनाया तो ये बॉन्डिंग कुछ ऐसे दिखेगी। अब बॉन्ड को देखिए, बैलेंसी को मेंटेन करिए, तो यू विल ऑब्जर्व कि इसके तो 4 बॉन्ड बन गए सर, लेकिन 1 2 3 इसके 3 ही बने हैं, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा क्योंकि इसके भी 3 ही बने थे, 1 2 और 3 बने थे। तो ये जो रबर आया, ये रबर आया नियोप्रीन। नाउ नियोप्रीन का वल्केनाइजेशन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बुना एस पढ़ा। बुना एस का वल्केनाइजेशन सल्फर के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो नियोप्रीन होता है उसका रबर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के द्वारा करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसका वल्केनाइजेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व कि सर ये जो कंपाउंड आपके सामने आया है, इसके मैं कंटिन्यूस मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ। देखिए जरा, इसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर जोड़े तो किसके साथ जुड़ेगा, CH2, इस C के ऊपर रहेगा Cl, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2, ये फिर से कंटिन्यूस जुड़ता रहेगा है। ये एक चेन हो गई। इसकी दूसरी चेन को भी हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग दूसरी लेयर को देखें तो ये दूसरी लेयर ऐसे रिप्रेजेंट की जा सकती है क्या, सोचिए। बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बना के रखा है। एंड मैंने कहा कि इसका जो वल्केनाइजेशन होता है, ये वल्केनाइजेशन किसके द्वारा कैरी आउट करते हैं, तो इट इज कैरीड आउट बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ इसका वल्केनाइजेशन होता है। कैसे, अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब वल्केनाइजेशन कैरी आउट करते हैं तो ये MgCl2 लॉस होता है। देखिए अब ये MgCl2 अगर लॉस हो गया तो ट्वाइस हो जाएगा जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ से भी MgCl2 चला जाएगा। और फिर होगा क्या, तो सर कार्बन का 1 बॉन्ड खाली है, कार्बन का 1 बॉन्ड खाली है, हाँ टोटल 2 बॉन्ड खाली है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो जो वल्केनाइज नियोप्रीन आपके सामने आएगा वो कैसा रूप लेगा, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर प्रेजेंट है CH2, फिर यहाँ पर प्रेजेंट डबल बॉन्ड, देन ये CH, देन ये CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगेगा O, ये हो जाएगा CH, ये CH2 है। इसी तरीके से इसे कंप्लीट करते जाइए। तो ये CH होगा, ये होगा CH2, ये CH2 होगा सर, ये होगा C, इसका बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 है। तो ये चेन कंटिन्यूस है, पॉलीमेरिक फॉर्म में है, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया इसे आप लोग कह सकते हैं वल्केनाइज्ड नियोप्रीन, राइट। इट इज नथिंग बट द वल्केनाइज्ड नियोप्रीन। इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है नियोप्रीन रबर को।